आज हम मदना मर्डर्स वेब सीरीज के आखिरी 2 एपिसोड्स की कहानी बताएंगे। कहानी शुरू होती है रिया के एक ख्वाब से, जहां इस बार उसे एक नाम सुनाई देता है, यस्त। फिर रिया जाती है जिमी खान से मिलने, जहां उसे पता चलता है कि नकाबपोश औरत उसकी नातिन नूरी को ले गई है। जिमी खान उसे यह भी बताता है कि एक किताब में रिया का नाम लिखा है, असल में उसका पुराना नाम नंदिनी था। इसके बाद कहानी जाती है 1951 के जमाने में, जहां नंदिनी और आनंद मुंबई से चरंदासपुर आते हैं न्यूक्लियर प्लांट बनाने। मगर जिस जगह को उन्होंने चुना, वहां जंगल के बीचों बीच एक पुरानी बंकर मौजूद होती है, जहां काले जादू का काम होता है। लोग उन्हें मना करते हैं, लेकिन आनंद मानता नहीं और जिमी खान के दादा के साथ उस जगह चला जाता है। जब नंदिनी उस बंकर के अंदर जाती है, तो वहां उसकी मुलाकात होती है रुक्मणी नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से। रुक्मणी उसे बताती है कि वो लोग एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, बस एक जिस्म से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो अपने खुदा यस्त की बात भी करती है। आनंद को ये सब बातें बेवकूफी लगती हैं और वो रुक्मणी को धमकी देकर चला जाता है। अगली सुबह वो जाकर यस्त के मंदिर को तहस-नहस कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और रुक्मणी नंदिनी को चेता देती है कि अब चरंदासपुर का अंजाम बुरा होगा। रुक्मणी फिर से नंदिनी के घर आती है और बताती है कि उनके मजहबी किताब में लिखा है कि एक औरत जो तबाही का साथ देगी, उसका नाम भी उसमें मौजूद है और वो औरत नंदिनी ही है। किताब में उस औरत की 3 पहचानें दी गई हैं। पहली, वो औरत एनर्जी पर काम कर रही होगी, जो कि सच है क्योंकि नंदिनी मशीन बना रही थी। दूसरी, वो औरत प्रेग्नेंट होगी, और ये सुनकर नंदिनी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। तीसरी, वो औरत विधवा होगी, लेकिन नंदिनी कहती है कि यह झूठ है, उसका शौहर जिंदा है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि आनंद का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। अब तीनों निशानियां सच साबित हो जाती हैं। 1 साल बाद दिखाया जाता है कि नंदिनी ने बच्चे को जन्म दे दिया है और अब वो यस्त के मजहब को मानने लगी है। उसने मशीन भी पूरी बना ली है, जिससे रुक्मणी और उसके लोग अपने खुदा यस्त को पैदा करने वाले हैं। जब यह मशीन चलती है तो वरदान का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन हर वरदान की एक कीमत होती है, एक मौत। और हर मौत में उस इंसान का एक हिस्सा निकाला जाता है। इस तरह 8 लोगों की मौत होती है और 8 हिस्से निकाले जाते हैं। अब यस्त भगवान को पैदा करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। रुक्मणी को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव के लोग घबरा चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि ये 8 मौतें दरअसल उन औरतों की वजह से हुई हैं। इसलिए जिमी खान के दादा गांव वालों को लेकर जंगल पहुंचते हैं रुक्मणी और उसके लोगों को मारने। रुक्मणी अब आखिरी प्रक्रिया शुरू करती है और नंदिनी को बताती है कि यस्त के जन्म के बाद सिर्फ वही लोग बचेंगे जो यस्त में यकीन रखते हैं, बाकी सब मर जाएंगे। ये सुनकर नंदिनी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो ये मशीन जिंदगी देने के लिए बनाना चाहती थी, ना कि मौत के लिए। नंदिनी अब रुक्मणी के खिलाफ हो चुकी थी और सब कुछ तबाह करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रुक्मणी उसकी गर्दन पर छुरी मार देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसी वक्त गांव वाले भी पहुंचने वाले थे और यस्त का जन्म भी होने वाला था। नंदिनी आखिरी दम लगाकर यस्त को आग लगा देती है और उस जगह को पूरी तरह तबाह कर देती है। रुक्मणी का सपना अधूरा रह जाता है। रुक्मणी उस मशीन और एक बर्तन को लेकर भाग जाती है। जब सब कुछ तबाह हो चुका था, एक पुलिस वाला वहां आता है और एक बच्ची की रोने की आवाज सुनता है। वो बच्ची को गोद ले लेता है। यहीं से पता चलता है कि वही बच्ची आगे चलकर रिया बनी, और रिया जो ख्वाबों में खुद को देखती थी, वो दरअसल उसकी नानी नंदिनी थीं, जो कुछ समझाना चाहती थीं। इसके बाद दिखाया जाता है मैथिली, जो एक रहस्यमयी जंगल में 2 लड़कियों का आखिरी इम्तिहान ले रही होती है। वो कहती है कि जिस लोहे पर तुम खड़ी हो, वो अभी जलने वाला है। जो लड़की वहां टिकेगी, वही यस्त भगवान की असली वारिस बनेगी। यहां मोक्ष उस इम्तिहान को पास कर लेती है। असल में सारी हत्याएं मोक्ष ने नहीं की थीं, लेकिन वो इतनी ताकतवर है कि यस्त के जन्म के लिए कुछ भी कर सकती है। चरंदासपुर में जो हो रहा था, उसे देखकर विक्रम का बाप उसे कहता है कि हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्रम अब पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ खोया है और अब उसे इंसाफ चाहिए। आखिरी में मोक्ष विक्रम के घर पहुंचती है और उसके गले पर तीर मारकर उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ ले जाती है। विक्रम के बाप को जब यह पता चलता है, तो वो फौरन अनन्या और रिया को बुलाता है। अब जबकि रिया हेड नहीं है, उसे पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन अनन्या उसे दिलासा देती है कि लोकल पुलिस अब उसकी मदद करेगी, क्योंकि अब वो उसकी दोस्त बन चुकी है।
एक दिन एक ऑटो ड्राइवर दीवार पर चिपके पोस्टर में मैथिली को पहचान लेता है और बताता है कि उसने उसे वरुणा जंगल में छोड़ा था। वो ये बात सीबीआई अफसर प्रद्युत को बताता है, जो अब केस के हेड बन चुके हैं। दूसरी तरफ रिया सीसीटीवी फुटेज से पता लगाती है कि विक्रम को एक लोडिंग गाड़ी में ले जाया गया है और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचती है जहां कोई भी नहीं होता और उसका कोई बैकअप भी नहीं होता। इधर प्रद्युत जिमी खान से मिलता है और रुक्मणी की तस्वीर दिखाता है। जिमी उसे पहचान कर बताता है कि यह रुक्मणी भारद्वाज है, अनन्या भारद्वाज की दादी। असल में रुक्मणी की मौत के बाद अनन्या ही उसका काम आगे बढ़ा रही थी। वो तमाम मरे हुए लोगों के अंगों से इंसानी जिस्म बना रही थी, यस्त भगवान के लिए। अब असली राज खुलता है, अनन्या ही सारे कत्लों के पीछे थी और अब वो यस्त भगवान को फिर से पैदा करना चाहती है। मंडल का आखिरी निशान आलोक का बेटा था, यानी ऐसा इंसान जो मौत को धोखा दे चुका हो, और वो था विक्रम, जिसे गोली लगने के बाद भी जिंदा बचा था। अनन्या विक्रम की मां को दिखाती है, जो बहुत ही बुरी हालत में होती है, पहचान भी नहीं पाती अपने बेटे को। असल में 20 साल पहले उसकी मां ने अपने बेटे को बचाने का वरदान मांगा था, लेकिन जिस वक्त वरदान मांगा गया उस वक्त एक और मौत हो चुकी थी, जिस वजह से वो वरदान अधूरा रह गया था। इसलिए रुक्मणी ने उसे मारने की बजाय अपने पास कैद कर लिया। अब अनन्या विक्रम के खून से यस्त भगवान का जिस्म पूरा करना चाहती थी। रिवाज शुरू हो चुके थे, अंग मौजूद थे, बस खून चाहिए था। तभी रिया सुरंग के रास्ते वहां पहुंचती है और मोक्ष से लड़ती है। यस्त की मशीन अचानक रुक जाती है, क्योंकि वो अधूरा वरदान अब पूरा हो रहा था, विक्रम की मां का वरदान। उस वरदान की वजह से विक्रम को जिंदगी वापस मिल जाती है और यस्त भगवान पैदा नहीं हो पाता। अनन्या गुस्से में विक्रम को मारने लगती है, लेकिन रिया ठीक वक्त पर आकर अनन्या की गर्दन में छुरी घोंप देती है, जैसे कभी रुक्मणी ने नंदिनी के साथ किया था। अब सारे मुजरिम गिरफ्तार हो जाते हैं, यहां तक कि मोक्ष भी। सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। जिमी खान अपनी पोती नूरी को नहीं बचा पाया। विक्रम को अपनी मां मिल तो गई, लेकिन हालत बहुत खराब थी। और रिया, जिसे हमेशा गुनाह का बोझ सताता था, अब थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। मोक्ष जेल में होती है, तभी एक नकाबपोश वहां आता है और उसे आजाद कर देता है। यस्त यंत्र दोबारा शुरू हो जाता है, और इसका मतलब यह कि कत्ल दोबारा शुरू होंगे, वरदान फिर से बांटे जाएंगे और एक नया यस्त भगवान बनने की कोशिश फिर होगी।